नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। खटाखट खटाखट ट्रेन चली महाराष्ट्र में और तूफान आ गया। इतनी उम्मीद तो किसी ने नहीं की थी। लेकिन अब महाराष्ट्र के चुनाव में जीत और हार के अलग अलग विशेषण निकाले जा रहे हैं। और यह भी माना जा रहा है कि रीजनल पार्टी मजबूत होकर भाजपा का सामना कर रही है, चाहे जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला हो या झारखंड में हेमंत सोरेन हो। तो क्या ऐसे में कांग्रेस को जरूरत है कि अब रीजनल पार्टी से रिश्ते और मजबूत करे? क्या जरूरत है बंगाल में ममता बनर्जी से लड़ने की और क्या जरूरत है दिल्ली में केजरीवाल से लड़ने की? यह मानना है नागपुर के सीनियर जर्नलिस्ट राजीव रंजन जी का। उन्होंने बातचीत की और ये सारी बातें की। उन्होंने ये भी बताया कि नागपुर, जहां संघ मुख्यालय है, जहां मोहन भागवत रहते हैं, तूफान आ गया, लहर आ गई, तब भी वहां से गडकरी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले जीत गए। यानी संघ अपने नागपुर की 2 सीटें हार गया, बीजेपी हार गई। ये बड़ी खबर है। पूरे महाराष्ट्र की राजनीति पर बहुत खास, बहुत गहरी बातचीत है। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन करिएगा। चलते हैं राजीव रंजन के पास। वाह राजीव जी, गजब गजब रिजल्ट आया महाराष्ट्र का। आप महाराष्ट्र के लोगों को सलाम। क्या तूफान मचाया? तूफान मेल हम लोग कहते थे पहले कि बहुत स्पीड से कोई काम करता है उसको तूफान मेल कहते हैं। तो शिंदे की गाड़ी जो है वो तूफान मेल बन गई, इतनी तेज दौड़ी। बड़ी मजेदार बात यह है कि किसी ने कल्पना नहीं करी थी, किसी ने मतलब किसी ने नहीं करी थी। ना तो झारखंड में इतनी बड़ी जीत की थी और ना महाराष्ट्र में इतनी बड़ी हार की थी। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कारण क्या रहा, क्या खेल रहा इतनी बड़ी जीत के पीछे और इतनी। संजय जी, सर्जिकल स्ट्राइक हो गया है कांग्रेस के ऊपर में, शरद पवार जी के ऊपर में, उद्धव ठाकरे जी के ऊपर में। चुन चुन के जो बड़े बड़े लीडर हैं, जैसे स्नाइपर राइफल से स्नाइपर झाड़ियों में पहाड़ों में छुप के जैसे नहीं शिकार करता है, उस तरीके से चुन चुन के बड़े लीडरों का जो है शिकार किया गया है। आप सोचिए, एक्स सीएम ऑफ महाराष्ट्र पृथ्वीराज चौहान वो हार गए। एक्स पार्टी प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र कांग्रेस बाला साहब थोरात वो हार गए हैं। नाना पटोले जी जो करंट प्रेसिडेंट है वो हार गए थे। उन्होंने रिकाउंटिंग के लिए अभी वो किया, तो अभी जो एकदम इंटरव्यू शुरू होने के पहले जो मेरे को सूचना मिली है 200 मतों से वो आ गए। उनके लोगों का मुझे फोन आया है कि अभी 200 मतों से आ गए। जो आदमी 2500 के वोटों से हार गया था है, मतलब अभी रिकाउंटिंग कराया, मतलब लगे हैं। लेट अस सी फाइनल क्या रिजल्ट आता है। आप ये सोचिए, राजेश टोपे हार गए एनसीपी के, हर्षवर्धन पाटिल हार गए हैं, आपके मतलब बड़े बड़े धीरज देशमुख हार गए हैं, कोई बड़ा ऐसा लीडर, अनुसुईया केदार हार गई है। तो मतलब आप ये समझ, अनिल देशमुख के बेटे जो हैं वो हार गए। तो मतलब बड़े बड़े लीडरों को निपटा दिया गया है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि अपोजिशन के अंदर में लीडर छोड़ा किसको गया है। दो थ्योरीज सामने निकल के आ रही हैं और दोनों ही थ्योरीज जो हैं उसके अंदर में सवाल जो है वो, मतलब हारता हुआ जो है वो जनता दिख रहा है और जीतती हुई जो है वो असुरी ताकतें दिख रही हैं। पहली थ्योरी जो आ रही है वो ये आ रही है कि भाई ईवीएम मैनिपुलेटेड थे या इलेक्शन रिग था, इस तरीके की। मेरा सवाल यह है कि यदि ईवीएम मैनिपुलेटेड था या इलेक्शन रिग था तो भाई कब आप सड़कों पे उतरोगे? ये तो लड़ाई जो है वो उद्धव ठाकरे अपने अस्तित्व की लड़ रहे हैं, शरद पवार अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। तो यदि इनको लग रहा है कि भाई इलेक्शन रिग्ड है तो आप सड़कों पे क्यों नहीं उतर रहे? आप किस दिन का इंतजार कर रहे हो? कब तक आप जो है एसी रूम में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके ट्विटर वॉर करके आप इस युद्ध को लड़ोगे? अब ये ट्विटर वॉरियर बनने का, टेलीग्राम वॉरियर बनने का, व्हाट्सएप वॉरियर बनने का समय नहीं है। जब मेरे जैसा एक छोटा मोटा पत्रकार भी इंडिपेंडेंट लेवल पे एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्टैंड ले रहा है, अपनी सुरक्षा को, अपने परिवार की सुरक्षा को, अपनी नौकरी को दरकिनार करते हुए, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये लाला लाजपत राय की पार्टी, ये महात्मा गांधी की पार्टी, ये नेहरू की पार्टी, ये असंख्य जो स्वतंत्रता संग्राम में संलिप्त हुए लोग थे, उनकी जो ये पार्टी है कांग्रेस पार्टी, महान पार्टी, इसके अभी के प्रेजेंट जो लीडर्स हैं कब ये सड़कों पे उतरेंगे? कब ये लाठियां खाएंगे? कब ये अपनी हड्डियां तोड़वाएंगे? ये दूसरा स्वतंत्रता संग्राम है, जैसा कि
आपकी कंगना रनावत जी ने बोला था कि देश 2014 में आजाद हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि देश दूसरी बार जो है पराधीन हुआ है। इसको स्वतंत्र कराने के लिए कब ये कांग्रेस पार्टी सड़कों पे उतरेगी? कब तक ये एसी रूम में बैठ के सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे? कब तक ये गुहार लगाते रहेंगे इलेक्शन कमीशन के पास में? कब तक ये सुप्रीम कोर्ट के पास में गुहार लगाते रहेंगे? ये पहली थ्योरी है कि इलेक्शन रिग्ड हुआ है। दूसरी थ्योरी ये बोलती है कि लाड़की बहिना और लाड़का भाव योजना ने खेल कर दिया है। तो सवाल ये उठता है कि जब लाड़की बहिना योजना जैसा ब्राइबरी स्कीम जब लॉन्च किया जा रहा था, जब इसको इलेक्शन के पहले इंप्लीमेंट किया जा रहा था, उस वक्त कांग्रेस ने, उद्धव ठाकरे ने, शरद पवार जी ने क्यों नहीं एक यूनाइटेड स्टैंड लेके कहा कि ये योजना यदि आपको लागू करनी है तो आप इलेक्शन के बाद लागू करेंगे, इलेक्शन के पहले किसी के भी अकाउंट में 7,500 रुपए नहीं डाले जाएंगे। एक एक औरतों के अकाउंट में 7,500 रुपए डाले गए संजय जी। इससे यह स्पष्ट भी होता है कि इस देश के अंदर, इस महाराष्ट्र के अंदर में, इस राज्य के अंदर में इतनी कंगाली, इतनी भुखमरी ला दी है 10 साल में भाजपा ने कि लोग जो है 1,500 के लिए तरस रहे हैं और 1,500 रुपए पे वो अपने मतों को जो है वो किसी को भी सौंपने को तैयार है। सन 1919 में बाबा साहब ने लड़ के झगड़ के इस बात को अंग्रेजों को समझाया था। अंग्रेजों ने नियम लाया था कि सिर्फ जिनके अपने घर हैं, सिर्फ जिनके अपने खेत हैं, उन्हीं को मत देने का अधिकार दिया जाएगा। बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी, कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने लड़ाई लड़ी और तब जाके आपको, मेरे को, हर आम आदमी को मत देने का अधिकार मिला। हमको ये जो अधिकार मिला है, जिसके लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया, जिसके लिए कांग्रेस ने संघर्ष किया, यदि हम उसके मूल्य को नहीं समझ पाए तो आप समझ लीजिए कि सामाजिक लेवल पे कितनी बड़ी जो है नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है। कांग्रेस ये बोलती है कि पत्रकार अपना काम नहीं कर रहे हैं। मैं कांग्रेस से ये पूछना चाहता हूं कि आप लोग कब अपना काम करेंगे? आप लोग कब एसी रूम के कंफर्टेबल अपने कमरों को छोड़ के, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को छोड़ के सड़कों पे उतर के जो है आंदोलन करेंगे? कितने नेताओं ने आपके जो है आंदोलन किया है, कितने सड़क पे उतरे हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि आप बताइए, ये नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान आप कब लगाएंगे? जब कोई रह ही नहीं जाएगा खरीदार, तो आप किसके लिए दुकान लगाएंगे? चुन चुन के आपके पूरे कैडर को, जैसे मध्य प्रदेश में उठा के कांग्रेस से भाजपा लेके चला गया, गुजरात के अंदर में जैसे चुन चुन के आपके कैडर जो है भाजपा में चले गए, क्या आप उस दिन का इंतजार कर रहे हैं या आप अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं? ये क्यों नहीं समझ में आ रहा? 10 बार मैं इस मंच पे बोल चुका हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कौन सी भाषा में, कौन से अल्फाजों में कांग्रेस को और अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को ये समझाया जाए कि भैया यदि ये ईवीएम का खेल है तो आप अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पे क्यों नहीं आ रहे? आप दमदार तरीके से अपनी बात को, अपने विचार को क्यों नहीं रख रहे? जब से मैंने कहा है कि कांग्रेस एक दक्षिणपंथी पार्टी बन गई है, आप सोचिए संजय जी, इस इलेक्शन के रिजल्ट आने के कई दिनों पहले से हम इन चीजों पर चर्चा करते आ रहे हैं कि भाई एक नेशनल पार्टी, दक्षिण बेस्ड पार्टी कैसे बन गई, ये सांबर माफिया के गिरफ्त में कैसे चला गया? इन चीजों पे कांग्रेस को चिंतन करना होगा। सिर्फ आप बैठ के एसी रूम में बातें करोगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें करोगे, कहोगे कि पत्रकार काम नहीं कर रहे। पत्रकार आपसे पूछना चाहते कि आप क्या काम कर रहे हो? आप सिर्फ बार बार पिटीशन दे रहे हो इलेक्शन कमीशन को। सड़कों पे आइए, जिन लोगों में भूख है, जिन लोगों में तेज है, जिन लोगों के अंदर में करिश्मा है, उन लोगों को मौका दीजिए। आप ऐसे लोगों को मौका दीजिए जो आपके संगठन को फिर से शुरू से जो है वो उसकी संरचना कर सके। ये एक फैसला है। मुझे ऐसा लगता है कि इस इलेक्शन के रिजल्ट को, मेरे हिसाब से तो इनको पूरी तरीके से सोचने समझने की जरूरत है। ये इसके रिजल्ट को स्वीकार करें या अस्वीकार करें, सच्चाई ये है कि 5 साल हमें और झेलना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। और अपोजिशन लीडर जो हैं वो इस गलत फहमी में ना रहें कि सारे काम जनता कर लेगी। लीड आपको लेना होगा, आपके काम हम नहीं कर सकते, आपके काम आपको ही करना होगा। तो ये अब अपोजिशन पार्टी जितनी भी है, अब अगला नंबर आम आदमी पार्टी का आएगा। ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगी दिल्ली में। मैं आज संकेत दे देना चाह रहा हूं, बता देना चाह रहा हूं कि बिहार में यही चीज तेजस्वी यादव और आरजेडी के साथ होने वाला है। वैसे ही वहां पे जो है उनके छोड़े गए जो है एक वायरस जो है वो वैसे ही पूरे का पूरा आरजेडी का जो है संगठन अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो ये सारी लड़ाई जो है अब एक एक रीजनल पार्टीज के अस्तित्व की लड़ाई बन गई है। यदि अभी भी आपके अंदर में एकता नहीं आई, यदि अभी भी आप लोग एक होकर इस बात पे नहीं फैसला ले पाए कि क्या ईवीएम से होने वाले इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, बहिष्कार करना है कि सड़कों पे उतरना है,
तब तक इस तरीके के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते रहेंगे। संजय जी, राहुल गांधी में इतनी क्षमता है, कांग्रेस में इतनी क्षमता है कि वो अपने 10 लाख कार्यकर्ताओं को सड़क पे उतार दे, कांग्रेस के लीडर सड़क पे उतर जाएं। इसी चीज की जरूरत है। जब तक इलेक्शन रिफॉर्म नहीं होगा, जिस तरीके से इलेक्शन हो रहे हैं ये नहीं बंद होगा, जब तक स्टेट गवर्नमेंट्स इलेक्शन के 3 महीने पहले, 4 महीने पहले से ब्राइबरी स्कीम्स देना बंद नहीं करेगी, उस पर अंकुश नहीं लगेगा, तब तक हमको इस कंगाल भुखमरी वाले देश में इसी तरीके के रिजल्ट्स आते हुए नजर आएंगे। जी संजय जी। लेकिन बड़ा बढ़िया है कि आप चुनाव से 2 महीने पहले खटाखट कैश दीजिए और रिजल्ट लीजिए। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना ने जादू दिखाया, महाराष्ट्र ने जादू दिखा दिया, झारखंड में हेमंत सोरेन ने भी योजना चालू करी, नतीजा वहां भी सामने है। तो क्या लगता है कि दिल्ली की सरकार, हालांकि एलजी परमिशन देंगे नहीं, कि दिल्ली सरकार भी अब 2-4 दिन में स्कीम ले आएगी कि हम हर महिलाओं के, बहनों के खाते में हम 5-5 हजार रुपये डालने जा रहे हैं, और एलजी रोकेंगे तो कहेंगे बीजेपी ने करने नहीं दिया। अब तो इलेक्शन जीतने का सबसे आसान फार्मूला ये हो गया कि चुनाव से ठीक 2 महीने पहले पैसे डाल दो अकाउंट में, 7-8 हजार रुपये पहुंचा दो और चुनाव जीत जाओ। इससे 2 चीजें समझ में आती हैं। एक ये समझ में आता है कि भारत में आर्थिक रूप से लोग कितने कंगाल हो गए, ना केवल आर्थिक रूप से बल्कि वैचारिक रूप से भी कितने कंगाल हो गए हैं, ये समझ में आता है। ये 2 बातें स्पष्ट होती हैं। आप समझिए, जो मैंने पिछले प्रश्न के उसमें उत्तर दिया था कि बाबा साहब ने 1919 में संग्राम किया था, युद्ध किया था, अंग्रेजों के साथ वाद विवाद किया था कि आप ऐसी पॉलिसी ना लाएं कि सिर्फ जिनकी जमीन है, जिनका घर है, वही वोट दे सके। बाबा साहब अंबेडकर के उस संघर्ष को आज भारत की जनता भूल गई है, कांग्रेस के उस संघर्ष को भूल गई है। फॉरेन में, अमेरिका में, ब्रिटेन में औरतों को मतों के लिए सफरेज मूवमेंट करना पड़ा है, युद्ध करना पड़ा है, लड़ाई लड़नी पड़ी है, संघर्ष करना पड़ा है। हमारे यहाँ पे औरतों को वोटिंग के पावर ऐसे मिल गए। तो क्या हमें ये जो पावर मिले हैं, ये हम इस तरीके से 1.5 हजार रुपए में ये पावर को बेच देंगे? ये हमारी वैचारिक बैंकरप्सी को शो करता है। हम लोग वैचारिक रूप से बैंकरप्ट होते जा रहे हैं, इसको शो कर रहा है। आप ये समझिए कि या तो ये वैचारिक रूप से हम बैंकरप्ट हो गए या आर्थिक रूप से हम बैंकरप्ट हो गए। ये दोनों ही चीजों में ये हमारी बदहाली को प्रदर्शित करता है कि भारत के लोग आज की डेट में कितने लाचार हैं। ऐसे ही लाचार राष्ट्र के ऊपर में चाइना और अमेरिका जैसी महाशक्ति जो है वो इजीली कंट्रोल कर सकती है। संजय जी, लोगों को समझ में नहीं आ रहा और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लोगों को कैसे जागृत किया जाए। जो काम विपक्षी पार्टियों को करना है, विपक्षी पार्टियों ने वो पूरा काम जो है आपके मेरे जैसे पत्रकारों के हवाले कर दिया है। ये इनको समझाना पड़ेगा, घर घर डोर मूवमेंट करना पड़ेगा, नए खून को अपनी पार्टी में शामिल करना पड़ेगा, कि बताना पड़ेगा कि ये मत देने का अधिकार कितनी कठिनाई से, कितने मुश्किल से मिला है। इस मत का आप जो है किसी भी तरीके से सौदा ना कीजिए। यदि ये पैसा देके इलेक्शन जीतने का काम है और यदि ये ईवीएम या इलेक्शन रिग करने का काम है, जैसे बहुत लोग कंप्लेन कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के उस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हैं, तो भी ये सवाल उठता है कि अपोजिशन पार्टीज अपनी अस्तित्व की लड़ाई के लिए यदि सड़क पे नहीं उतरेगी, अब नहीं उतरेगी, तो कब उतरेगी? जब सब खत्म हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा, उसके बाद उतरोगे। ये राहुल गांधी तो राजी उतरे, भारत जोड़ो यात्रा निकाली पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से कश्मीर, पूरा उन्होंने नापा, तो राहुल गांधी तो उतरे। ये हम भी कैसे कह सकते हैं कि कोई नहीं उतरा? यही गलती है संजय जी, यही सोच में गलती है। कांग्रेस को एक राहुल गांधी नहीं, 100 राहुल गांधी की जरूरत है। एक व्यक्ति क्यों पूरे भारत की यात्रा करे? हर राज्य में, हर शहर में एक राहुल गांधी की जरूरत है। आप पूरा का पूरा एक आदमी के कंधे पे भार डाल दे रहे हो कि ये आदमी पूरी की पूरी पार्टी को पुनर्जीवित करे। ये कैसे संभव है? कांग्रेस बैंकरप्ट हो चुकी है, उसके अकाउंट सीज कर दिए गए थे, उसके 125 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को जो अलग अलग टाइम पर हैं भाजपा अपनी तरफ लेके गई है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में संगठन पूरा खत्म कर दिया है। लाडली बहना जैसी योजना लाके आधा जो जेंडर है, जो फीमेल है, उनको पूरी तरीके से अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। तो ये क्या सिर्फ एक राहुल गांधी की जिम्मेदारी है? ये यदि एक स्ट्रैटेजी है कांग्रेस की, तो दे नीड टू रीथिंक दिस स्ट्रैटेजी। ये इनको ड्राइंग बोर्ड में जाके वापस से सोचना पड़ेगा, वापस से स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी। देखिए, एक आदमी कभी भी जो है पार्टी को पुनर्जीवित नहीं कर सकता है।
मोदी जी खाली भाजपा को पुनर्जीवित करने वाले नहीं है, उनके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत ही बड़ा सशक्त कैडर खड़ा है। तब जाके भारतीय जनता पार्टी आज इस स्थिति में। राहुल गांधी के पीछे कौन खड़ा है? अशोक चौहान, जो थोड़ा सा डराने पे चले जाते हैं। इस तरीके के लीडर्स आप लेके साथ में रखे हुए राहुल गांधी और कांग्रेस पूरी पार्टी को सोचने की जरूरत है कि जब वो सत्ता में आते हैं तो वो कैसे लोगों को सत्ता की मलाई खाने देते हैं। आप सोचिए, वो देवड़ा जी हैं, जितेंद्र प्रसाद जी, और आपके क्या नाम है ये अशोक चौहान, इस टाइप के लीडर जो कभी भी दल बदल के उधर चले जाते, इन लोगों को आज तक माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया, आपने सिर्फ ये बड़े बड़े सुकून से जीवन जीने वाले लोगों को, जिनको संघर्ष कुछ नहीं मालूम था, नेताओं के बच्चों को आपने आगे बढ़ाया। और ये नेताओं के बच्चे जो है पहली फुर्सत में जैसे इनको मौका मिला, ये कांग्रेस छोड़ के भाग गए सत्ता के पास में, जो भी पार्टी सत्ता में रही। तो कांग्रेस नीड्स टू रीथिंक इट्स स्ट्रेटजीज कि आपको किन लोगों को बढ़ाना है, क्या इस आदमी की इंटीग्रिटी है, क्या इस आदमी का कैरेक्टर है, क्या ये विकट स्थितियों में पार्टी के साथ खड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सोचने की जरूरत है। आज देखिए जो कांग्रेस के दो डेडिकेटेड लीडर्स हैं नागपुर में, आपको मैं बता रहा हूं, दोनों जीते। नितिन राउत, जो मैं बार बार बोलता आ रहा हूं कि दलितों का सबसे बड़ा लीडर है आज महाराष्ट्र में, सब हार गए, बड़े बड़े नाम हार गए। नितिन राउत अपना इलेक्शन जीत गए, कंफर्टेबली जीते। भाऊ हमारे जो विकास ठाकरे हैं, जो नितिन गडकरी के अगेंस्ट लड़े थे, वो जीत गए अपनी सीट, निकाला उन्होंने अपनी सीट को। तो ये नागपुर से जीते, नागपुर से जीते जहां संघ का मुख्यालय है, जहां मोहन भागवत रहते हैं, वहां से दो लोग जीत गए। जी, तो ये लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। अब आप बोलोगे कि बाला साहब थोराट में क्या गलती थी? भाई वो जमीन से जुड़े नहीं थे, बिल्कुल जुड़े थे। परंतु आपको यह सोचने की जरूरत है कि जब आप एक ही आदमी को 5 बार मौका दोगे, 8 बार मौका दोगे, नए लोगों को नहीं लाओगे तो नए लोग चिढ़ेंगे नहीं क्या? भाई आप सबको मौका नहीं दोगे। इंडियन क्रिकेट टीम में यदि अभी भी सचिन तेंदुलकर ही खेलते रहते और राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली खेलते रहते, तो क्या आपको लगता है लोगों को उतना इंटरेस्ट क्रिकेट में बना रहता? ये दे नीड टू रीथिंक। दूसरी चीज जो मैं ये कहना चाहता हूं, यदि ये ईवीएम की गड़बड़ी है, संजय जी मैं फिर बोल रहा हूं, यदि ये ईवीएम की गड़बड़ी है तो कब संजय राउत, कब जो है सुप्रिया श्रीनेत, कब जो है आदित्य ठाकरे, ये लोग कब आएंगे, कब शरद पवार जी आएंगे और ये बात को बोलेंगे कि भैया आप ईवीएम से इलेक्शन करना बंद करो, या फिर यदि ईवीएम से इलेक्शन करना भी है तो ये देश जब चांद तक पहुंच सकता है चंद्रयान लॉन्च करके, जब ये देश रॉकेट बड़े बड़े छोड़ सकता है जीएसएलवी टाइप, तो ये देश ऐसा क्यों नहीं कोई आविष्कार कर सकता है जो ये डिसाइड करे, सुनिश्चित करे कि वीवीपैट की गिनती भी जो है ईवीएम के साथ में होनी चाहिए। जहां चाक वहां राह। यदि आपकी चाह ही नहीं है कि ठीक से ट्रांसपेरेंट वे में इलेक्शन हो, तो आप कहां से रास्ता निकालोगे? ये एक से एक साइंटिस्ट इस देश में, कौन रोक रहा है? हु इज स्टॉपिंग यू? आप बना सकते हैं, परंतु आप बना क्यों नहीं रहे हो, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसा मैंने कहा, यदि इस देश में ट्रांसपेरेंट इलेक्शन चाहिए फ्यूचर में, तो ये सारे अपोजिशन पार्टीज को एक होके अपने अस्तित्व की लड़ाई ये है, इस बात को समझते हुए लड़ना होगा। अन्यथा इस तरीके के रिजल्ट आते रहेंगे। अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है, उसके बाद में तेजस्वी यादव का है, फिर ममता बनर्जी का है। सब एक एक करके जो है समर भूमि में जो है वीर गति को प्राप्त होंगे, यदि ये लोग एकत्रित नहीं हुए और यदि ये लोग संगठित नहीं हुए। जी संजय जी। लेकिन भैया ईवीएम का लेके जब सवाल उठाते हैं तो ये लोग कह देते हैं कि झारखंड में भी तो ईवीएम है, कश्मीर में भी तो ईवीएम है, जहां जीत जाओ वहां पे कह दो कि ईमानदारी से हो गया, जहां हार जाओ कह दो ईवीएम है। स्ट्रैटेजी तो वही है, स्ट्रैटेजी तो वही है कि जितनी बड़े स्टेट्स हो जहां से राज्यसभा में ज्यादा मेंबर्स जाते हैं, ठीक है, उन स्टेट्स को अपने काबू में रखो। तो महाराष्ट्र चाहिए, उत्तर प्रदेश चाहिए, वेस्ट बंगाल चाहिए, बिहार चाहिए। तो जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं वो स्टेट्स आपके पास में, तमिलनाडु में तो आप हो नहीं, तो आप वहां कुछ कर भी नहीं सकते हो। पर 4-5 जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं, गुजरात हो गया, ये 26 वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के आते हैं, राज्यसभा में भी अच्छी संख्या है। बंगाल में कहां कर पाए? फिर बंगाल में तो नहीं जीत पाए ईवीएम। बंगाल में जीते नहीं, पर बंगाल में जिस तरीके से उदय हुआ है, आपको क्या लग रहा है? अच्छा, मैं एक चीज और दर्शकों से पूछता हूं, वहां पे एक महिला डॉक्टर का रेप हुआ और मर्डर हुआ, बहुत ही गोरी घटना थी, बहुत ही निंदनीय घटना थी, वो एक अपने आप में बड़ा आंदोलन हो गया। सेम घटना महाराष्ट्र में हुई, आंदोलन क्यों नहीं हो पाया? आप ये सोचिए, गोदी मीडिया नहीं थी ना, आग लगाने वाली मीडिया की बात नहीं है, सिर्फ गोदी मीडिया की बात नहीं है, बात है कार्यकर्ताओं की।
कार्यकर्ता आपके सड़क पे उतर के आपके लिए लड़ने के लिए कितने तैयार हैं, ये भी एक प्रश्न उठता है। मेरा ये सवाल है कि क्या ये अपोजिशन पार्टीज जो है, देखिए जब तक ये नेताओं के बच्चों को टिकट देते रहेंगे और जब तक नेताओं के बच्चों को बढ़ाते रहेंगे, कार्यकर्ता क्यों इनके साथ जुड़ेगा? दे नीड टू रीथिंक इट। मैं बार बार बोलता हूं, पूरा कांग्रेस पार्टी का आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, पूरा सांबर माफिया के अधीन चला गया, सारे बड़े पोस्ट पे साउथ के लीडर थे। ये बात 1 महीने पहले बोली थी, मेरी बात पे चिढ़ने के बदले यदि आप रीथिंक करते तो शायद उसका कुछ बेनिफिट आज मिलता। तो मेरा उद्देश्य आप लोग को चिढ़ाना नहीं है, मैं भी फाइट कर रहा हूं एंटी एस्टैब्लिशमेंट, आप भी फाइट कर रहे हो, सबके मसले वही है। मेरी सोच नेहरूवादी है, आपकी संजय जी सोच नेहरूवादी, हम सेक्युलर इसमें विश्वास रखते हैं। सिर्फ एक अखिलेश यादव को छोड़ के एक भी लीडर मेरे को अभी तक नहीं दिखा है, अभी तक बोलते हुए मैंने नहीं सुना है, जिसने कहा कि यदि मुझे लोकसभा में 80 में से 80 सीट भी मिल जाती तो भी मैं ईवीएम का विरोध करता। आप बताइए ये बात क्यों नहीं कांग्रेस से? जी संजय जी। हाँ, ये बात तो सही है कि एक बार कह दें कि हम बायकॉट कर रहे हैं, राष्ट्रव्यापी एक आंदोलन का आह्वान करते हैं। अगर आप बार बार ईवीएम का रोना रोते हो तो एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन करो, हम चुनाव में जाएंगे ही नहीं। कि एक बार मुझे याद है महेंद्र टिकैत ने डेरा डालो घेरा डालो किया था पार्लियामेंट में, किसान आ गए थे, बैलगाड़ी लेकर बैठ गए थे वहां। अरे भाई, अगर पॉलिटिकल पार्टी आह्वान करेंगी कि पार्लियामेंट के सामने धरना देना है तो क्या करेंगे? तोप चलवा देंगे? लाखों आदमी आएगा तो अगर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने आएगा तो क्या गोलियां चलवा देंगे? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो ये ना कि आप उस समय गुस्से में आओगे, प्रेस नोट जारी करोगे, फिर शांत होकर बैठ जाओगे, तो आप ठीक कह रहे हैं कि आंदोलन की जरूरत है। राजीव, एक आखिरी सवाल, ऐसे दौर में बीजेपी से लड़ने के लिए क्या रीजनल पार्टियां बहुत मुखर होकर सामने आई हैं? आज हेमंत सोरेन की जीत हुई है, उमर अब्दुल्ला जीते हैं। कांग्रेस कहीं पिछड़ी है, लेकिन उसने अच्छी बात यह कि इनका साथ दिया है, उमर अब्दुल्ला का साथ दिया, हेमंत सोरेन का साथ दिया, लेकिन संख्या में वो पिछड़ रही है। तो रीजनल पार्टी जो हैं, क्या ये इनको और कांग्रेस को थोड़ा सा और पोलाइट होना चाहिए, रीजनल पार्टियों को और मजबूती देने का वक्त है? कांग्रेस थोड़ा सा अपने को और बैकफुट करके रीजनल पार्टी को देख, क्या जरूरत है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का विरोध ही किया जाए? जरूरी है क्या? नहीं, देखिए इस इलेक्शन में, महाराष्ट्र की इलेक्शन में तो बहुत सारी जगह पे कांग्रेस ने अपनी जीतती हुई सीट छोड़ी। जैसे मैंने रामटेक का एग्जांपल दिया था। अगेन एक चीज जो मैंने 1 महीने पहले बोली थी, पर किसी ने इस पे नहीं सोचा, विचार नहीं किया, पता नहीं ये लोग देखते भी हैं कि नहीं देखते 4 PM। ये मैंने कहा था कि रामटेक की सीट में शिवसेना ने जबरदस्ती वो सीट ले ली है, उद्धव ठाकरे ने, जबकि उनका पूरा संगठन जो है वो चला गया है शिंदे के साथ में। तो ये सीट कांग्रेस के लिए छोड़नी चाहिए थी। आज राजेंद्र मूलक थोड़े से वोटों से हार गए, जो इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे और जो कांग्रेस से मांग रहे थे। तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस ने कॉम्प्रोमाइज किया महाराष्ट्र में। यहाँ पे कई सारी सीट्स रीजनल पार्टीज को उन्होंने शरद पवार जी को और उद्धव ठाकरे को दी। परंतु देखिए एक चीज समझ लीजिए संजय जी, यदि भाजपा से लड़ना है तो कांग्रेस, सशक्त कांग्रेस की आवश्यकता है। कांग्रेस एक शक्तिशाली कांग्रेस, इस देश में सारे सेक्युलर माइंडेड लोग जो नेहरूवादी विचारधारा में विश्वास करते हैं, उनके लिए अत्यंत आवश्यक है कि कांग्रेस स्ट्रांग रहे। बट एट द सेम टाइम रीजनल अस्मिता, जो क्षेत्रीय अस्मिता है, उसको बचाए रखने के लिए, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए कांग्रेस को आवश्यकता है कि इन रीजनल पार्टीज के साथ हाथ मिला के चढ़े। कोई आवश्यकता नहीं है कि आप ममता बनर्जी से लड़ो। ममता बनर्जी तो आपकी कांग्रेस के अंदर में थी, उनकी सोच भी सेक्युलर सोच है। तो भैया लड़ाई किस बात की? जब तक कांग्रेस अपने अंदर से उन लीडर्स को नहीं हटाती है जो अवरोध खड़ा करते हैं, जो पुराने लोग हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखते हैं, तब तक जो है कांग्रेस में, मुझे ऐसा लगता है कि इस देश के अंदर में स्ट्रांग ऑपोजिशन नहीं उभरेगा। मैं सवाल देखिए, मेरे अलावा मैंने देखा नहीं है कोई और जो नाम लेके पॉलिटिशियंस को वो करता है। मुकुल वासनिक क्या कर रहे हैं दिल्ली में, इतने सालों से बैठे, महाराष्ट्र से आते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं क्यों कांग्रेस ने मुकुल वासनिक को इतना सर पे चढ़ा के रखा हुआ है, बड़ी बड़ी पोजीशन दी है। मुकुल वासनिक का क्या कंट्रीब्यूशन है? अविनाश पांडे का क्या कंट्रीब्यूशन है? ये आप बैकरूम बॉयज बैठा के रखोगे जो कभी भी इलेक्शन में खुद से होके इलेक्शन में सामने आके लड़ते नहीं है, और उनको इतनी शक्ति दे दोगे कि जो जनता के लीडर है, जैसे नितिन राउत हुए या हमारा भाऊ हुआ विकास ठाकरे, इन लोग का दूर दूर तक कोई सुनवाई नहीं है। और जिन लोगों के पीछे 100 लोग नहीं है, उन लोगों को आपने एकदम टॉप पोजीशन पे बैठा के रखा हुआ है। जयराम रमेश कहां से जीतते मेरे को आज तक नहीं समझ में आया। पवन खेड़ा कहां से जीतते मुझे आज तक नहीं समझ में आया। सुप्रिया शिंदे इलेक्शन के मैदान से भाग जाती है। आपने चुन चुन के उन सारे लीडर्स को ऐसे प्राथमिक सीटों, टॉप पोजीशन दिया है
जो जनता के नहीं है, जनता के लोगों को लाइए। आप जनता के लोगों को जब तक नहीं लाओगे, जनता के नेताओं को नहीं लाओगे, तब तक जो है उद्धार होना पॉसिबल नहीं है। जी संजय जी। बहुत शुक्रिया राजीव भाई, बातचीत के लिए धन्यवाद, आभार। सुना आपने, ये है राजीव रंजन जी, और मुझे यकीन है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। अपनी राय से अवगत कराइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।